यस। खुशी एंड मनोज, आपको कोई इशू है तो बताइए, आपने हैंड रेस किया हुआ है। एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, तो कोई इशू है आपको बताइए। नहीं है, चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने एक कमेंट कमेंट बॉक्स में, ठीक है, हमारे यूट्यूब लिंक है यूट्यूब चैनल का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और जो भी सब्सक्राइब करे, खुशबू, आपकी तरफ से नॉइस आ रही है। हाँ जी। हेलो। तो हाँ जी, आप जरा जाके एक बार उसे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद हम, ठीक, मैं आपको अभी प्रेजेंट करता हूँ अपनी स्क्रीन, ठीक। अगर कोई किसी को नहीं शो हो रही हो तो प्लीज़ मुझे बता दें, ओके। अगर नहीं हो रही है तब स्क्रीन शेयर हो रही है। हेलो, एनीवन? नो सर। स्क्रीन शो नहीं हो रही? यस सर, हो रही है। ओके, और किसी को? सबको हो रही है ना? सर हो रही है इसकी। हो रही है सर, हो रही है। हो रही है। ओके ओके ओके। हाँ जी सर, हो रही है। तो शुरू करते हैं, है ना। कल हमने बात कर ली थी कि वोकेशनल कोर्सेज क्या होते हैं। प्लीज़ है ना, माइक ऑफ कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। खुशबू, थैंक यू। तो हम अभी आपको प्रेजेंट करते हैं स्लाइड्स, ठीक है। ये हमारा है, ये हमारी क्लास फर्स्ट है, तो वेलकम टू ऑल। अभी हम अपना पहला सेशन शुरू कर रहे हैं टूरिज्म एंड हेरिटेज मैनेजमेंट का ऑनलाइन क्लास का, ठीक। तो जो पहली यूनिट है हमारी, वो है ए ब्रीफ सर्वे ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अंदर हमारे क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं जिसे हम आगे पढ़ेंगे, वो है इंडियन कल्चर, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, रिलीजन एंड फिलोसफी। उसके बाद आता है हमारे वैष्णविज्म, शैविज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म। और उसके बाद आ जाती है हमारी वेदांत फिलोसफी। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी की टॉपिक है क्योंकि हमारी यूनिट वन के अंदर हम कवर करेंगे। उसके बाद अभी हम पहला जो हमारा टॉपिक है उसी तरफ बढ़ते हैं, ठीक। ये ओवरव्यू आपको दिखा दिए जो मैंने अभी बताया है, वही चीज़ है, उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें क्या है, ए ब्रीफ सर्वे ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर। अभी हम केवल इस चीज़ पे आपके साथ बातचीत करेंगे और उसे समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है, इट इज एन एक्सप्लोरेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक है। तो ये क्या आपको दिखाएगा, हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में बताने की कोशिश करेगा, इसीलिए इसका नाम। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं आ रही? नो सर। अच्छा, चलिए अभी। यस सर, कट रही है आपकी आवाज। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो, अब ठीक आ रही है क्या? यस सर, यस सर। ओके ओके ओके, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं।
अब आ जाते हैं हम एंशियंट इंडिया पे। ठीक है, एंशियंट इंडिया में क्या है हमारा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करी जाएगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो उसका क्या बोला जाता है कि 2500 बीसी से 1750 बीसी तक उसमें है, वो क्या कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करी जाएगी इसमें। और ये हमें कैसे पता चला है, ये हमें पता चला है रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा। ठीक है, कार्बन डेटिंग का क्या होता है, हमारा यूज क्या है, जो भी हमारे, सर आवाज नहीं हेलो, सर आवाज नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही है? सर क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, एक मिनट हाँ। चलिए, तो अब बेटा अपना माइक ऑफ कर लो, है ना। ठीक, अब चलिए माइक की हमारी दिक्कत दूर हो गई है, तो अब आगे शुरू करते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमारा क्या बताया गया है, जो हमारी उसकी डेट बताई गई है वो कितनी बताई गई है, 2500 बीसी से 1750 बीसी के बारे में किसके द्वारा पता किया है, कार्बन रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा। यानी कि ये क्या होता है, जो भी हमारे नेचर में जितना भी मैटर बना है, कुछ भी हो, इंसान से लेके पत्थर तक, वो किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। ठीक है, तो वो जो कार्बन होता है ना वो कभी नष्ट नहीं होता है, तो उसकी हम क्या करते हैं, जो फिजिसिस्ट होते हैं वो कार्बन डेटिंग के द्वारा किसी भी चीज की आयु बताई जा सकती है। तो जो हमारे सिविलाइजेशन हमारे खोजी गई, हड़प्पा और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो शहर खोजे गए थे, तो उनकी कार्बन डेटिंग के द्वारा उसका एक अनुमान लगाया गया कि ये जो सभ्यता है वो कितनी है, 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच की ये इसका एरा माना जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इसके अंदर आ जाते हैं जो हमारे द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो क्या है, हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन, है ना, और एक मोहनजोदारो। ठीक, ये क्या थे, हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के दो प्रमुख शहर थे, जो कि क्या दिखाते हैं आपको, काफी ज्यादा अर्बनाइजेशन दिखाते हैं, है ना। अर्बनाइजेशन का मतलब जैसे उनके यहाँ जो घर बने हुए थे उस टाइम में, जितना पुरानी वो सभ्यता थी उसके हिसाब से वो बहुत ही ज्यादा एडवांस थे। ठीक, वहां पे क्या है, ईंटों के घर बने हुए थे, ईंटों की सड़क बनी हुई थी, ड्रेनेज सिस्टम था, है ना, बाथ हाउस था, और स्टोरेज हाउस था, है ना। और क्या किया जाता था उसमें, डोमेस्टिक एनिमल्स को पाला जाता था, है ना, जैसे गाय बकरी भेड़ डॉग्स, है ना, इनका क्या किया जाता था, जैसे आज के डेट में जो पाले जाते हैं जानवर, उन सभी जानवरों को उस समय भी पाला जाता था। ठीक, और फिर क्या होता है, इसके बाद आता आता है हमारा, और इसमें एक खास बात यह है कि इसकी जो पॉपुलेशन थी वो करीब 5 मिलियन थी। मैं इसे हटा दे रहा हूँ यहाँ से, यहाँ कर दे रहा हूँ, 5 मिलियन की पॉपुलेशन थी। ठीक है, 5 मिलियन मतलब 50 लाख लोग करीब करीब रहते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो ये काफी बड़ी और वाइड कह सकते हो आप, जो कि मैंने कल भी बताया था, ये कहाँ तक फैली हुई थी, हमारे हरियाणा और जो पाकिस्तान है, सिंध एरिया है, अफगानिस्तान, वहां तक फैली हुई थी ये, है ना। तो ये काफी बड़ा एरिया कवर करती थी, है ना। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को इतना महान क्यों माना जाता है, क्योंकि जो इजिप्ट और पेरू की जो सभ्यताएं थी, है ना, इजिप्ट यानी मिस्र, आपने देखा होगा कई बार ये बोला जाता है कि इजिप्ट में क्या बोला जाता है, बहुत सोना था, है ना, गोल्ड, गोल्ड बहुत पाया जाता था इजिप्ट के अंदर। और वो वहां पे क्या था, नाइल नदी थी, तो नाइल नदी होने की वजह से क्या था, वहां पे बहुत ज्यादा हार्वेस्ट भी होता था, तो उसे उस सभ्यता को है ना बहुत ज्यादा समृद्ध और संपन्न माना जाता था, मिस्र की सभ्यता को, तो उसके बराबर माना जाता है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन को। ठीक, अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसके बाद का जो पीरियड होता है वो होता है वैदिक, वैदिक पीरियड। और इसी में हम बोलते हैं कि इमर्जेंस ऑफ हिंदुइज्म एंड संस्कृत लिटरेचर, यानी कि जो हमारा हिंदुइज्म की उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जब वैदिक पीरियड आया। हम्म, वैदिक पीरियड में क्या हमारे वेद वगैरह लिखे गए थे, और संस्कृत का एक तरीके से उदय हुआ था, और उसी के साथ हिंदुइज्म का भी उदय हुआ था। फिर आ जाती है इसके बाद हमारी जो अभी हम स्लाइड देख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, उसमें लिखा है ज्योग्राफी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ज्योग्राफी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये क्या थी आपकी, बिल्कुल जो मैंने बताया कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, है ना, ये सारी जो जगह थी ये किसमें आती थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आती थी।
और पाकिस्तान का बलूचिस्तान, सिंध, है ना, ये सारी जगह, इतना बड़ा एरिया, वाइड एरिया था जो कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर में आता था। और इसमें क्या थी, जैसे सतलज नदी, जो कि आज आप जानते होंगे पंजाब में इस समय भी बहती है, सतलज नदी भी उस समय पाई गई है। ठीक। अब इसके बाद क्या होता है, इस समय जो आप अभी देखोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही कई सारी साइट्स पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट में, है ना, और अफगानिस्तान के कुछ कॉलोनीज में, और हमारे जो क्या है गुजरात में भी पाई गई हैं। ठीक है, और कुछ हरियाणा में भी पाई गई है ना, राखीगढ़ी एक जगह है हरियाणा में जो कि पाई गई है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये सबसे ज्यादा लेटेस्ट खोज है इंडस वैली सिविलाइजेशन के किसी भी शहर की इस समय। ठीक है ना, तो ये सब क्या हो जाती है, हमारी ज्योग्राफी के अंडर आ जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारा रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का कल्चर क्या था। पहली बात तो इसका पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइटिंग सिस्टम। राइटिंग सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे कम से कम ये माना जाता है कि 400 से लेके 600 सिंबल्स पाए गए हैं जो कि अलग अलग बातों को दर्शाते थे। ठीक। और फिर आ जाता है इनका ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा मेन चीज क्या थी, इनका ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रेड कैसे करते थे ये लोग, ट्रेड करते थे बंदरगाहों से, है ना। सबसे बड़ा लोथल मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारी ऑफलाइन क्लासेस में ये बात हुई थी कि जो गुजरात में लोथल बंदरगाह है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा बंदरगाह था। ठीक है ना, तो इसका यस ट्रेड, हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो ये क्या था, हमारा मेन अट्रैक्शन था ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोथल। इसके बाद आया था आर्ट्स एंड क्राफ्ट। अब आर्ट्स एंड क्राफ्ट में क्या देखोगे आप कि इसमें है ना बहुत सारे स्कल्पचर मिलते हैं, आपको सील मिलेगी, सील पे भी है ना, आप सील के ऊपर आपको वो गाय का, गाय की सील मिलेगी, पशुपतिनाथ की सील मिलेगी, है ना। तो और क्या नाम है, ज्वेलरी मिलेंगी आपको वहाँ की, गोल्ड की ज्वेलरी मिलेगी, और उसमें बहुत सारी डिटेलिंग भी हो रखी होती है। ऐसा बात नहीं केवल केवल सिंपल से गोल्ड के कुछ भी बना दिया उन्होंने, उसके ऊपर डिटेलिंग भी हो रखी होती है। कई तरीके की जैसे रिंग्स होती हैं, ये सब भी मिलता है वहाँ पे आर्ट एंड आर्ट क्राफ्ट के अंदर, आप ये चीजें देखोगे। तो मतलब उस समय उनके पास ये इतने ज्यादा एडवांस थे कि उन्होंने गोल्ड से चीजें बनाना भी सीख लिया था। ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है अचीवमेंट्स में क्या आता है। इंडस वैली में जो अचीवमेंट्स क्या है इनके इंडस वैली के, पहली बात आ जाती है इनकी केयरफुल प्लान सिटी आ जाती है। यानी कि इन्होंने जो भी अपने सिटीज बनाए थे, जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो शहर थे, जैसे जो सबसे ज्यादा फेमस है वो कौन से थे मैंने बताया था आपको, एक तो था मोहनजोदारो और एक था हड़प्पा। तो ये क्या था, बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ बनाए गए थे। आप आज भी देखोगे इंडिया में कई सारे शहर हैं जो कि बिना प्लानिंग के बनते हैं, है ना, मतलब बनते क्या अभी भी बने हुए हैं। और सबसे अच्छा प्लान सिटी कौन सा है इंडिया के अंदर, चंडीगढ़, है ना। प्लान सिटी का मतलब क्या होता है, ये मतलब नहीं होता है कहते हैं आपको कि ये चीज यहीं बनेगी, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। प्लान सिटी का मतलब है कि जो आपकी बेसिक नीड्स होती हैं किसी भी इंसान के लिए, उस चीज को सरकार ने पहले से ध्यान में रख के उस पूरे शहर का जो नक्शा तैयार किया गया है उस चीज का ध्यान रख के बनाई गई है वो सिटी, है ना। जैसे सीवर हो गया हमारा, पानी की पाइपलाइंस हो गई, है ना। और जो एक कोई रोड्स हो गए, रोड्स काफी वाइड होते हैं प्लान सिटीज में, है ना। जो आप चंडीगढ़ जाके देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से राउंड अबाउट बनाए गए, राउंड अबाउट मतलब गोल चक्कर बनाए गए हैं बहुत सारे वहाँ पे। ठीक। और जहाँ पे अगर मार्केट है तो मार्केट ही है, केवल ये नहीं कि रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, केवल आपको मार्केट मिलेगा और रेजिडेंशियल के लिए अलग जगह होगी। तो ये चीजें आ जाती हैं, और इसमें ग्रीनरी का भी बहुत ध्यान रखा जाता है, इकोसिस्टम के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। तो ये सारी चीजें मिलकर बनाती है एक प्लान सिटी। ठीक है। तो ऐसे ही इन लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या किया था, हर हर चीज का प्लानिंग करी थी। जैसे हमारा ड्रेनेज सिस्टम, ठीक, और उसकी वेल्स, वेल्स मतलब कुएं भी बनाए गए थे पानी के स्रोत के लिए। ठीक है। फिर वाटर स्टोरेज सिस्टम भी था। ठीक। और हमने जो बताया था आपको कि स्टोरेज हाउस थे, क्या नाम है, फूड के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें भी क्या आ जाती है प्लान सिटीज के अंदर आ जाती है जो इनके पास थी पहले से। इसके बाद आ जाता है हमारा अचीवमेंट के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब ये क्या था, अब आप देखोगे जो भी आप ये मानो कि अगर ड्रेनेज सिस्टम वो तैयार कर रहे हैं किसी शहर के लिए या फिर रोड तैयार कर रहे हैं किसी शहर के लिए, तो उनके पास कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए ना भाई। बिना नापे आप किसी भी चीज को कैसे अच्छे से प्लान कर सकते हो, है ना। तो उनके पास मेजरिंग टेक्निक भी थी कि वो लेंथ, मास, टाइम, ये सब
सबको एक्यूरेटली बहुत अच्छे से मेजर कर सकते थे, ठीक है ना। और इसके बाद क्या आया था, इन्होंने क्या किया था, वेट करने का सिस्टम भी इन्होंने डेवलप कर चुके थे कि किसी भी चीज का कितना वजन है वो भी हम पता कर सकते थे। इन्होंने कॉपर, ब्रॉन्ज, लेड, टिन, ये सारी धातुएं इन्होंने बनाई थी इन्होंने, और अपनी टेक्निक के द्वारा इन्होंने क्या किया था, उनकी कई सारे बर्तन बनाए थे अलग अलग तरीके की क्राफ्टमैनशिप के द्वारा, इनके बहुत सारे आर्टिफैक्ट मिलेंगे आपको, है ना। तो ये सब चीजें क्या है, बिल्डिंग जैसे अब क्या होता है, डॉक बनाया, जैसे बंदरगाह जो मैंने बात करी थी आपसे, लोथल, है ना, तो उसके निर्माण में भी तो आप सोचिए इंजीनियरिंग का कितना यूज किया गया होगा उस समय, है ना। और उनके पास ये सारी चीजों की क्या थी, नॉलेज थी। तो ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कितनी ज्यादा वाइड और डेवलप थी। ओके, इसके बाद आ जाता है हमारा जो हम ये देख रहे हैं, मदर गॉडेस वर्शिप, है ना। यहाँ क्या होता था, मातृ देवी या फिर शक्ति की पूजा करी जाती थी, है ना। योनि वर्शिप, नेचर वर्शिप, है ना, ये जो हमारे जो मदर नेचर होती है उसकी पूजा करी जाती थी। पीपल के पेड़ों की पूजा करी जाती थी, फायर की पूजा करी जाती थी। फायर की पूजा कैसे करते थे, हवन कुंड के द्वारा, जो पूजा पाठ जिस तरीके से किया जाता है वो हवन कुंड के द्वारा फायर की पूजा करी जाती थी। पशुपतिनाथ महादेव की भी पूजा करी जाती थी। बेटा कौन है, इसे माइक को ऑफ कर लो अपना। हेलो, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। ठीक, तो इसमें पशुपति महादेव की भी क्या कहा जाता था, पशुपति महादेव को लॉर्ड ऑफ द एनिमल्स, यानी कि जो भी हमारे जीव जंतु हैं उनके सबके भगवान। अब इसके बाद बेटा अपना माइक ऑफ कर लीजिए ना। किसका माइक ऑन है? हेलो, सर आप बंद कर दो माइक। ओके ओके ओके, चलिए मैं परमानेंटली अभी बंद कर दे रहा हूँ, जब क्लास खत्म होगी तब आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आपको डाउट उस समय आ रहा है तो आप लिख के रख लीजिए, ठीक है। जब क्लास खत्म होगी तो मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं परमानेंटली, क्योंकि मैं अगर बार बार देखूंगा तो वो स्लाइड्स हट जाएगी आपके सामने से, ठीक है ना, इसलिए मैं अभी परमानेंटली कर रहा हूँ। ठीक, तो अब इसके बाद क्या आते हैं हमारे जो ग्रेट बाथ की बात मैंने कही थी आपसे, स्नानागार बोला जाता है उन्हें। स्नानागार यानी कि जो नहाने वाली जगह है ना, तो वो भी हमारे पाए गए हैं। उसमें क्या किया जाता था, स्पिरिचुअल यूज किया जाता था उसका, है ना। तो जैसे कुछ भी स्पिरिचुअल रिलीजियस पर्पज के लिए उस ग्रेट बाथ का यूज किया जाता था। अब मोहनजोदारो जो था उसमें देखिए क्या पाया जाता था कि आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म बनाए गए थे उन्होंने 45 फीट, 45 फीट अबव द प्लेन, यानी कि जो हमारी समतल जगह है जो कि एक सड़क है उससे भी ऊंचे ऊंचे उन्होंने क्या बनाया था, प्लेटफॉर्म्स बनाए थे। जिससे क्या होता था, एक बोल सकते हैं आप, जैसे उस समय भी ये देखा जाता था कि कौन ज्यादा वैसा इंसान है जो कि वैल्यूएबल है ना। जैसे प्रीस्ट होते हैं तो उनका दर्जा ऊपर रखा जाता था और कॉमन लोगों का दर्जा नीचे रखा जाता था, तो इसलिए ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बनाए जाते थे। हड़प्पा में देखोगे आप कि अलग एक ऊपर का तल होता था, एक नीचे का तल होता था। जैसे ऊपर वाले तल में जो प्रीस्ट होते थे, जो हमारे जो शहर के जो मेन लोग होते हैं ना, जो कि हेड होते हैं, वो लोग रहा करते थे। और नीचे वाले तल में कौन रहते थे, जो कॉमन सिटीजन्स होते थे उस शहर के, वो रहते थे। ठीक, इसके बाद हमारा आ जाएगा हमारा क्लासिकल इंडिया। क्लासिकल इंडिया क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, एक तरीके से मौर्यन एंड गुप्ता एम्पायर के लिए डिवोटेड है पूरी तरीके से। हमारा जो क्लासिकल इंडिया वाला जो पार्ट है वो हमारा किसके लिए है, मौर्यन काल और गुप्ता काल के लिए। ठीक, इसमें आप क्या देखोगे, इसमें साइंस मैथमेटिक्स वगैरह की आप बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखोगे, है ना। और इसमें जो धर्म है यानी ड्यूटी है ना, उसका आप एक तरीके से उदय देखोगे कि किस तरीके से किसको क्या काम करना चाहिए, इस चीज का बोध कराया गया इस सारी मौर्यन डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी में। ठीक, जो हमारा मौर्यन डायनेस्टी है जो आप देख सक रहे हैं इसमें, वो क्या है, ये
इन एंशियंट इंडिया स्टेट सेंटर्ड एट पाटलिपुत्र, यानी कि जो आप इसमें अभी देख रहे होंगे, ये नीचे यहाँ पे ये ब्लैक एंड व्हाइट में आप ये कहाँ गया, हाँ ये वाला आप देख रहे हैं रूइंस ऑफ पाटलिपुत्र, ये क्या है वहाँ की कैपिटल थी। तो ये क्या थी, गंगा नदी और सोन नदी के किनारे पे बसी हुई थी। तो वो वाला जो साम्राज्य था वो क्या कहा गया, मौर्यन एम्पायर। और इसकी जो डेट बताई जाती है एक्सपर्ट्स के द्वारा, वो बताई जाती है 321 टू 185 बीसी। ठीक। और ये जो मौर्यन काल थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसका उदय किया, एक तरीके से स्टेब्लिशमेंट किया, वो उससे पहले कौन थे, नंद वंश था, है ना। नंद वंश को ये कहा जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा भ्रष्ट हो चुके थे, उनके समय में कुछ भी सही तरीके से नहीं चल रहा था। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं, मौर्य को आना पड़ा, चंद्रगुप्त मौर्य का उदय हुआ। ठीक है ना। इस अभी आप ये देखेंगे कि जो मौर्यन डायनेस्टी है वो कैसे कैसे, सबसे पहले जो हमारे राजा जिसने मौर्यन डायनेस्टी की नींव रखी वो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, ये आप सभी को पता होगी कि चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन्होंने कब से कब तक याद किया, आप है ना, अगर ऐसा करिए जो चीज मैं बोल रहा हूँ और जो आपको नहीं दिख रही है इसमें, उसे नोट डाउन कर दे जाइए। ठीक, जैसे 321 टू 297 बीसी तक चंद्रगुप्त मौर्य ने राज किया, है ना। मैं उन लोगों के आपको बताऊंगा जो कि मेन है। ठीक, पहले आ जाते हैं हमारे फाउंडर। फाउंडर कौन थे हमारे, चंद्रगुप्त मौर्य। 321 बीसी से 297 बीसी तक क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। फिर जब चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय आया, जब उन्होंने अपना सारा राजपाट अपने बेटे, अपने पुत्र को, बिंदुसार को सौंप दिया, उसके बाद उन्होंने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया। और उसी के एक कहा जाता है कि कैसे बताऊं मैं आपको, जैसे समझाऊं कि एक तरीका होता है जैनिज्म में कि आप अपने जो प्राण त्यागना चाहते हो वो अपने स्वयं की इच्छा से त्यागते हो, है ना। तो उस चीज में उन्होंने बिलीव किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना के अपने प्राण त्याग दिए किसी गुफा में। ओके, तो ये आ जाती, यहाँ पे आ जाती है चंद्रगुप्त मौर्य की पूरी 297 बीसी तक खत्म हो जाता है। इसके बाद आते हैं हमारे बिंदुसार। बिंदुसार का शासनकाल भी अच्छा रहा था, लेकिन इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं था। ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आते हैं, बिंदुसार के बाद उनके पुत्र आते हैं अशोक। अशोक का नाम मेरे हिसाब से शायद सबने ही सुन रखा होगा। ठीक है ना। तो अशोक आते हैं। अशोक क्या करते हैं कि उनके राज्य में उन्होंने अपने राज्य का बहुत विस्तार किया। मौर्य डायनेस्टी का सबसे ज्यादा विस्तार किसने किया, अशोक ने। उसके टाइम में सबसे ज्यादा धन संपदा और मतलब जो सोसाइटी थी उसमें कोई भी दुख नहीं था, कुछ नहीं था, मतलब अच्छे तरीके से रह रहे थे, शासन व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। ठीक, केवल एक राज्य था जो कि था कलिंग। ठीक है, तो वो राज्य केवल और केवल कोई नहीं जीत पाया था। कलिंग क्या है, आज के समय का उड़ीसा राज्य। ओके, उड़ीसा राज्य जो आज के समय में है वो उस समय का क्या था, कलिंग था। तो कलिंग एक ऐसा राज्य था जो कि नहीं जीत पाए थे अशोक। तो उसके ऊपर उन्होंने जब हमला किया तो उन्होंने देखा बहुत ही ज्यादा भीषण युद्ध था वो, उसमें करीब करीब 10 लाख लोग, करीब बोले जाते हैं कि 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, इतना भीषण युद्ध था। तो उसे देखने के बाद अशोक ने ये प्रण ले लिया कि नहीं, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा और मैं अब अहिंसा को बढ़ावा दूंगा कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, और मेरा साम्राज्य इतना है कि मैं पूरे अपने साम्राज्य में इस बात को फैला सकता हूँ। तो उन्होंने क्या अपना लिया, बुद्ध धर्म को अपना लिया। और उनके बेटे और बेटी राहुल और प्रिया, संग प्रिया थे, तो उन्होंने क्या किया, बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया सब जगह जाके, नॉट इन इंडिया बट श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार, बर्मा और चाइना, तिब्बत, इन सब जगह पे जाके क्या किया, अशोक के पुत्र पुत्री ने विस्तार किया। ठीक, हाँ। फिर इसके बाद सबसे लास्ट में आ जाते हैं हमारे बृहदत्त। जो सबसे लास्ट रूलर थे मौर्यन डायनेस्टी के वो क्या थे, बृहदत्त। ठीक है, बृहदत्त। तो और उनकी मृत्यु कैसे हुई, उनकी मृत्यु हुई उन्हीं के जो सेनापति थे, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। ठीक, पुष्यमित्र शुंग थे उनके सेनापति, उन्होंने ही उनकी हत्या कर दी, असैसिनेट कर दिया उन्हें। और उसके बाद क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया।
और किसकी शुरुआत हुई? शुंग डायनेस्टी की। ठीक, लेकिन हम अभी मौर्यंस को ही पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे अपने गुप्त को। उससे पहले थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं कि मौर्यन कोर्ट की आर्ट क्या थी, आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं। ये तो हमने मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद क्या था? आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आप क्या कहोगे कि जैसे जो सांची का स्तूप है जो कि एमपी में है ना, अशोक पिलर्स हैं। अशोक पिलर आपको सबसे ज्यादा देखेंगे कहाँ पे? जहाँ पे उनकी राजधानी थी, यानी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र क्या है हमारा? आज के समय का पटना, यानी बिहार। बिहार में आपको अशोक स्तंभ बहुत सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे क्या थे? उनके आर्ट और आर्किटेक्चर थे। और जो ग्रीक हिस्टोरियन आए थे, मेगास्थनीज आए थे, उन्होंने भी मौर्यन एम्पायर के पैलेसेस को देख के क्या बोला था? दिस इज द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड, यानी कि क्या बोलते हैं, मनुष्यों के द्वारा ये सबसे अच्छा कार्य जो भी हुआ है, क्रिएशन जो किया गया है, मतलब बनाया गया है, वो क्या है? ये जो मौर्यंस के जो पैलेसेस हैं, यानी कि जो महल बने हुए हैं, वो सबसे अच्छे क्रिएशन हैं मैनकाइंड के। और चाइनीज ट्रेवलर भी एक आए थे, फायान। उन्होंने क्या कहा था कि जो मौर्यन पैलेसेस हैं वो क्या है? गॉड गिफ्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, यानी कि उन्हें देख के ऐसा लगता था कि जैसे स्वयं भगवान ने उस महलों को बनाया है। तो इतनी ज्यादा आर्ट और आर्किटेक्चर उस समय की अच्छी मानी जाती है कि नॉट इवन इंडिया के जो लोग थे उन्होंने उसके बारे में लिखा है, बल्कि जो बाहर के जो आए थे ट्रेवलर्स, ट्रेवलर्स क्या करते थे? ये लोग क्या करते थे? अपने द्वारा इतिहास में इन्होंने मतलब एक तरीके से हमारे लिए इतिहास बनाया है। जो ट्रेवलर्स थे जितने भी, उन्होंने हमारे लिए ये इतिहास बनाया है ताकि उन चीजों को पढ़ के हम उस समय के बारे में जान सकें। अगर वो लोग ये चीज नहीं करते तो आज हमें नहीं पता होता कि किस तरीके के भव्य मंदिर थे, या फिर कितने तरीके के महल बनाए थे, कितना अच्छा था, है ना। इतनी डिटेल में कौन बता सकता है? केवल जिस आदमी ने देखा होगा वो चीज। तो इनका यही काम था, ये जो ग्रीक हिस्टोरियंस होते हैं ना और ट्रेवलर्स होते हैं, वो यही काम करते थे कि वो अपने एक्सपीरियंस को लिखते थे, डॉक्यूमेंटेड करते थे। तो उससे क्या होता था कि वो एक हिस्ट्री का पार्ट बन जाता था, जो कि आज हम पढ़ रहे हैं आपके सामने, ठीक है। इसके बाद आया था हमारा गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर क्या था? हमारा जो टाइम पीरियड था वो था मिड 3rd सेंचुरी टू मिड 6th सेंचुरी, ठीक। और ये क्या था? इसने क्या किया था? इसने भी जिस तरीके से मौर्यन एम्पायर था उस तरीके से क्या किया था? पूरे इंडिया को कवर कर लिया था, ओके। और इसे क्या कहा जाता है? इंडिया का गोल्डन एज ऑफ इंडिया बोला जाता है। किस किस चीज के लिए? आर्ट एंड आर्किटेक्चर के तौर पे, और धन संपदा के तौर पे, और जो लिविंग जो लाइवलीहुड था लोगों का, उसके तौर पे अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा बोला जाता है, गोल्डन एज बोली जाती है इंडिया के लिए। तो इसमें क्या था? सबसे पहले जो हमारे फाउंडर थे गुप्ता गुप्ता डायनेस्टी के, वो थे श्रीगुप्त, ठीक है। इन्होंने कब से क्या किया था? कब से शुरू किया था? 240 एडी, यानी ईसवी से। वो क्या था? जो हमारा मौर्यन साम्राज्य था वो कहाँ से शुरू हुआ था? 321 बीसी से, यानी बिफोर कॉमन एरा, या फिर बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना। जो क्राइस्ट पैदा हुए थे उससे पहले का काल। और ये एडी क्या हो जाता है? हमारा बाद का, जो हमारी इस समय चली आ रही है, जो कि स्टैंडर्ड जो हमारा चला आ रहा है, जैसे 2024 चल रहा है ना। तो ये क्या थी? हमारी जो मौर्यन डायनेस्टी, वो सॉरी गुप्ता डायनेस्टी थी, वो क्या थी? उस ये 240 एडी थी, यानी 240 ईस्वी, सन 240, ठीक है। ये यहाँ से शुरुआत होती है। और कौन शुरुआत करता है? श्रीगुप्त करते हैं। और इनके सबसे जो इनका अच्छा रूलर कौन हुआ? चंद्रगुप्त फर्स्ट, ओके। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे वो, उन्होंने एक तरीके से ये कहा, कई लोगों के बीच में ये भी विवाद रहता है कि जो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे उन्होंने ही असली में गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत करी थी, क्योंकि उस समय ही सबसे ज्यादा सुदृढ़ और क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग जो हुआ था गुप्ता एम्पायर, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब हुआ था? चंद्रगुप्त फर्स्ट के दौर में। अब इन्होंने क्या किया था? देखो, पहली बात तो ये क्या थे कि ये क्या थे? कुषाण के रेजिड्यू थे, है ना। और इन्होंने क्या किया था? मैरिज डिप्लोमेसी को वो बनाया था, जिससे क्या करते थे ये, एक तरीके से आपने ये सुना होगा पुराने टाइम की कहानियों में कि अगर शादी करा देते थे किसी देश के राजकुमार की और दूसरे देश की राजकुमारी से, तो उन दोनों देशों में क्या हो जाता था? संबंध अच्छे हो जाते थे। तो इन्होंने इस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया था। ये लोग क्या करते थे? संधि कर लेते थे कि अगर उन्हें, क्योंकि दूसरे को पता है कि भाई वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, गुप्ता एम्पायर बहुत पावरफुल है, तो गुप्ता एम्पायर क्या देता था? एक ऑप्शन देता था कि आप या तो हमारे साथ आ जाओ,
है ना, तो हम अपने पुत्र की या फिर किसी भी जो हमारे यहाँ है अच्छे पद पे, तो उसकी हम आपके यहाँ की राजकुमारी से विवाह करा देंगे, तो आप हमारे साथी हो जाओगे, या फिर हमारे से युद्ध कर लो। अगर युद्ध करोगे तो आपको भी पता है कि क्या होना है। तो ये वो एक ऑप्शन दे रहे थे, यानी कि इन्होंने क्या किया था, अलायंसेस बनाए थे बहुत सारे डिप्लोमेटिक, किस तरीके से बनाए थे, मैरिज के द्वारा। तो ये क्या हुआ था कि इनकी जो संधियां थी ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या हो जाता, पारिवारिक एक तरीके से जोड़ बन जाता था। तो जो इनका स्ट्रेंथ थी, जो कि मतलब एक तरीके से होल्ड था इंडिया पे, वो बहुत ही स्ट्रांग था। ओके, इसके इनके टाइम में जो एक आर्ट आर्ट के बारे में हम बात करें तो सबसे बड़ा नाम आता है कालिदास का। ठीक, कालिदास का नाम मेरे हिसाब से शायद सभी सभी ने सुना होगा। वो एक बहुत बड़े पोएट थे, है ना। और उनकी सबसे एक बड़ी रचना है जो सबके ध्यान में रहती है, वो है शकुंतला। ठीक है ना। और इसके बाद जो हमारा क्या हो जाता है, आर्ट क्या था, आर्ट इन्फ्लुएंस ये क्या था, साउथ एशियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो गुप्ता पीरियड के टाइम पे आर्ट में दिखाई देता है, वो क्या दिखाई देता है, साउथ ईस्ट एशियन। साउथ ईस्ट एशियन क्या होता है, यही इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है, उसका झलक हमें दिखाई देती है। और इसके बाद क्या आता है हमारा, जो हमारी मैथमेटिक्स। ओके, मैथमेटिक्स के क्या थे हमारे, कौन थे जिन्होंने जीरो का और उसका डेसिमल का दिया था। अच्छा, आप लोगों के तो माइक ऑफ है, सॉरी। बाणभट्ट, ठीक। और कौन थे, ब्रह्मगुप्त। ठीक है ना। तो इन ये लोग क्या थे, इन्होंने हमें क्या दिया, इंडिया को नहीं पूरे वर्ल्ड को दिया, किसका क्या चीज थी हमारी, जीरो, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एंड डेसिमल। हमें पाई की वैल्यू भी किसने दी, गुप्ता एम्पायर के टाइम में ही पता चली। और पाई की वैल्यू आज देख लीजिए आप, एसएससी के एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में, और रॉकेट लॉन्चिंग में, या फिर आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी काम देख लो, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी काम देख लो आप, पाई, जीरो, डेसिमल, इनके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो वो किसकी देन है, हमारे इंडिया की देन है। और किस टाइम पे हमारे पास थी ये चीजें, जब गुप्ता पीरियड था, यानी गुप्ता एम्पायर था, यानी 240 ईस्वी के बाद से, ठीक है, वो हमारे पास चीजें हैं। ये सोचिए कितनी बड़ी बात है कि हमने इस चीज का अच्छे से इतना यूज नहीं कर पाए जितना कि बाहर के लोग इस समय कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कि ये चीज तो ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, इंडिया से हुआ था। इसके बाद आया कि एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी यानी सोलर कैलेंडर, अर्थ क्या है, गोल है। ये सारी चीजें क्या है, हमारे गुप्ता पीरियड में इवॉल्व हो चुकी थी, पता चल चुकी थी हमें। ठीक है ना। अब इसके बाद आ जाती है हमारी मेडिवल इंडिया। ओके, मेडिवल इंडिया में क्या आप देखोगे, इसमें क्या देखोगे आप, अलग अलग डायनेस्टी और एम्पायर्स का उदय देखोगे। ये क्या आ जाती, इसमें सबसे मेन चीजें आ जाती है हमारी दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर। और उसके साथ साथ हमारे क्या आएगा, विजयनगर एम्पायर और मराठा एम्पायर भी इसमें हम बात करेंगे। ठीक है ना। अब मेडिवल इंडिया के बारे में बात करेंगे तो ये क्या कहा जाएगा कि सबसे पहले आएगी हमारी दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का आप टाइम पीरियड देख पा रहे होंगे। ये क्या था, नॉर्थ इंडिया में रूल किया था इन्होंने, पहली बात, सबसे मेन बात क्या है इसकी, कि नॉर्थ इंडिया में रूल किया था सबसे ज्यादा। और कहां से शुरू हुई थी, 1200 से शुरू हुई थी, 1200 ईस्वी से शुरू होके 1500 ईस्वी तक क्या चला था हमारा दिल्ली सल्तनत। और उसके बाद आप सभी को बताया कि 1536 में इब्राहिम लोदी को हरा के बाबर ने मुगल वंश की शुरुआत कर दी थी। ठीक, तो ये हमारा हो जाता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के कुछ जो रूलर थे, है ना, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी डायनेस्टीज रही। दिल्ली सल्तनत का मतलब ये नहीं कि केवल एक किसी के अंडर में रहा था ये सारा साम्राज्य। इसके दिल्ली सल्तनत के अंदर कई सारे और अलग अलग सल्तनतें शुरू हुई, डायनेस्टी शुरू हुई। ठीक है, आप सबसे पहले लिखिए द स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड मैं बता रहा हूं आपको, 1206 से 1290 ईस्वी तक क्या थी हमारी स्लेव डायनेस्टी। ठीक, इसमें में आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को, सबसे पहला रूलर कौन था स्लेव डायनेस्टी का, जिसने शुरुआत करी। अब स्लेव क्यों रखा इसका नाम, क्योंकि ये मोहम्मद गौरी का क्या था, स्लेव था, है ना। तो इसीलिए क्या कहते हैं, इसने इसका नाम रख दिया स्लेव डायनेस्टी।
एक सेकंड, कुछ गलत आ रहा है। हाँ ठीक है ना। मोहम्मद गौरी का क्या था, ये स्लेव था, इसलिए इसका नाम, इस डायनेस्टी का नाम क्या पड़ गया, इस साम्राज्य का नाम क्या पड़ गया, स्लेव डायनेस्टी। फिर इसके बाद आ जाते हैं खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी कहां से कहां तक चलती है, जैसे 1290 तक क्या चला हमारा स्लेव डायनेस्टी, इसके बाद आएगी खिलजी डायनेस्टी, तो इसका कहां से कहां तक होगा टाइम पीरियड, 1290 से ही शुरू होगा और 1320 तक जाएगा। ठीक, इसके बाद आ जाएगी हमारी तुगलक डायनेस्टी। ठीक, तुगलक डायनेस्टी कहां से शुरू होगी, 1320 से ही शुरू होके 1412 तक जाएगी, 1412 तक इसका साम्राज्य रहेगा तुगलक डायनेस्टी का, तकरीबन 100 साल, है ना, 90-92 साल तक क्या रहा तुगलक डायनेस्टी। फिर इसके बाद आया था सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी थोड़ी सी कम टाइम पीरियड के लिए रही, वो रही 1414 से, यानी 1414 से लेके 1451, 1451 तक क्या रहा हमारा सैयद वंश रहा, सैयद डायनेस्टी रही। और इसके बाद लास्ट आ जाती है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी शुरू होती है हमारी 1451 से, यानी 1451 से 1526, जो मैंने आपको बताया कि लोधी साम्राज्य, इब्राहिम लोधी को हरा के बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रख दी थी। ओके, तो ये 1526 तक क्या रहता है हमारा, दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत के कुछ आर्किटेक्चर्स आप देख सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा क्या है, कुतुब मीनार। आप देख रहे हैं ये कब बना है हमारा, 1192 में शुरू हुआ था बनना। ओके, फिर इसके बाद आप देखेंगे ये आयरन पिलर। ठीक, ये 4th और 5th सेंचुरी में बना है। इसके बाद आ जाता है हमारा अलई दरवाजा। और ये क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए बनाया गया था, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पीरियड में बनाया गया था। इसके बाद आया था टोम्ब ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का मकबरा। फिर एक है अलई मीनार। ये क्या है, ये सारी क्या है, दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर के बारे में बताते हैं। आप दिल्ली में जाएंगे तो ये सब आपको मिलेगा। जो आपको आयरन पिलर दिख रहा है वो कुतुब मीनार के ही प्रेमाइसिस में बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद आ जाती है हमारी मुगल डायनेस्टी। अब मुगल डायनेस्टी में आपको सबको पता है कि मुगल डायनेस्टी का रूलर, सबसे पहला रूलर कौन था हमारा, बाबर। ठीक, बाबर ने क्या किया कि इसकी नींव रखी, और बाबर ने कितने समय रूल किया इंडिया पे, सिर्फ और सिर्फ 4 साल। 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। 1530 में 26 दिसंबर 1530 को उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है हुमायूं। हुमायूं क्या करता है, हुमायूं 26 दिसंबर जिस दिन बाबर खत्म हुआ उस दिन से लेके 1530 से लेके 1540 तक रूल करता है। लेकिन बीच में क्या होता है, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा देता है और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए लाहौर भाग जाता है। फिर उसके बाद 1555 में, करीब 15 साल के बाद वो फिर आता है और शेर शाह सूरी को हरा के फिर से मुगल एम्पायर को फिर से खड़ा कर देता है, और 1 साल के भीतर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, फिर उसके बाद आता है हुमायूं के बाद आते हैं अकबर। अकबर को क्या है, सबसे अच्छा रूलर बोला जाता है मुगल डायनेस्टी में। क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसने जनता के लिए काम किया, कई सारे ऐसे कर थे जो हटाए भी, और एक नए धर्म, दीन इलाही धर्म का शुरुआत भी करी थी। ठीक, फिर इसके बाद आता है जहांगीर। जहांगीर के टाइम में ही ये मानिए जो हमारा कॉलोनीज थी, यानी कि जो फ्रेंच, डच और ब्रिटिश इंडिया कंपनी है ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, सॉरी ब्रिटिशर्स, ये सभी लोगों का जो आगमन कहाँ से होता है, जहांगीर के काल से ही शुरू होता है। इसके बाद सबको पता है शाहजहां आते हैं। शाहजहां ने क्या बनवाया, हमारा ताजमहल, लाल किला, है ना। शाहजहां के टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, कि गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीके के मीनार और मकबरे और महल बनवाए थे। और सबसे लास्ट एंड पावरफुल, मतलब लास्ट तो नहीं लेकिन पावरफुल, सबसे ज्यादा जिसका नाम है वो क्या है, औरंगजेब। औरंगजेब राज करता है 1658 से लेके 1707 तक। ठीक है, 1658 से लेके 1707 तक किसका राज रहता है, औरंगजेब का। उसके बाद भी ये नहीं कि मुगल साम्राज्य खत्म हो गया था, लेकिन उसमें इसके बाद कोई ऐसा रूलर आया नहीं जो कि इतना इम्पैक्टफुल था।
जो मैंने अभी तक आपको नाम लिए उतना कोई इम्पैक्टफुल नहीं था, है ना। लास्ट जो इम्पैक्टफुल रूलर था कौन था, हमारा औरंगजेब था। ओके। और इसमें आप देख सकते हैं जो मुगल आर्किटेक्चर की बात की जा रही थी, अभी मैंने बताई थी आपको, है ना। ये देखिए आप, ये ताजमहल है हमारा, ये जामा मस्जिद है नीचे, ये आगरा का लाल किला है, ये दिल्ली का लाल किला है जिसमें झंडा दिख रहा है आपको, ठीक है। और ये नीचे दे रखा है उसका हुमायूं का मकबरा दे रखा है, ये बेबी ताज दे रखा है ना। जो हमारे आगरा में ही कई सारे ऐसे हैं जो कि मुगल कालीन है, जैसे वो क्या है, मरियम टॉम, ठीक है। मरियम टॉम क्या है, जोधाबाई का मकबरा है वो, सिकंदरा से आगे आप देखेंगे तो वो क्या है, जोधाबाई का मकबरा है, जो कि अकबर की क्या थी, पत्नी थी। उनका मकबरा क्या है, मरियम टॉम है। और उसी के पास में आप देखेंगे सिकंदरा पे देखेंगे आगरा के, वो है अकबर का टॉम, है ना, अकबर का मकबरा है। ऐसे ही आप ताजमहल के पास में देखोगे लाल किला है, और एक बेबी ताज बोला जाता है जिसे एतमादौला है ना। ये सारी क्या है, हमारे आर्किटेक्चर हैं, कौन से, मुगल काल के, मुगल पीरियड के हमारे वो हैं। फिर आ जाता है हमारा, थोड़ा सा बात करेंगे किसकी, विजयनगर एम्पायर की। ठीक, विजयनगर एम्पायर क्या था, ये क्या था, कर्नाटक रीजन में थे, है ना, कर्नाटक रीजन में, और क्या थे, हिंदू एम्पायर था, सबसे बड़ी बात, है ना। ये क्या थे, किसके समकालीन थे, ये मुगलों के समकालीन थे। ठीक, मुगल भी उसी समय के थे, और ये हमारे विजयनगर एम्पायर थे वो भी उसी समय थे। एक सेकंड, ठीक, हाँ। तो ये कहाँ से शुरू होता है, 1336 से शुरू होता है, और किसने शुरू किया, हरिहर एंड बुक्का ने, हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने किसकी शुरुआत करी थी, संगमा डायनेस्टी की शुरुआत करी थी। विजयनगर एम्पायर भी आप जैसे अभी आपने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था ना, अलग अलग डायनेस्टीज रही थी उसके अंदर, ऐसे ही विजयनगर एक एम्पायर जो था वो की एक जैसे दिल्ली सल्तनत थी उसी तरीके से विजयनगर एम्पायर था, एक पूरा साम्राज्य था जिसके अंदर अलग अलग डायनेस्टी रूल करती थी। ठीक, तो इसमें क्या है, हमारे जो आपको देखने को दिख रहे हैं नीचे, हजारा रामा टेम्पल जो है वो किसने बनवाया था, देवराय द्वितीय ने बनवाया था, मतलब अपनी वाइफ के लिए। और एक देखेंगे आप, लोटस महल और चित्रांगिनी महल, ठीक है। ये क्या है, हमारे विजयनगर एम्पायर के आर्किटेक्चर हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से बने हुए हैं ये, कि आप अभी भी आप फोटोज में देख रहे हो तो इतना अच्छा लग रहा है, जब आप सामने से जाके देखेंगे तो पता नहीं कितना ही अच्छा लगेगा ये, है ना। ये क्या है, आपके द्रविडियन, है ना, द्रविड़ जो पाए जाते हैं साउथ में पाए जाते हैं ना, उनका, और डेकन इंडो इस्लामिक जो स्टाइल थी आर्किटेक्चर में वो दिखाई देती है आपको। ठीक, इसके बाद आया था मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर क्या था, ये भी क्या, इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन माने जाते हैं, पेशवा, सॉरी, छत्रपति शिवाजी महाराज, है ना, ये पाए जाते हैं। अब ये क्या थी, ये औरंगजेब के समय इनका उदय हुआ था सबसे ज्यादा। औरंगजेब क्या था, एक मुस्लिम रूलर था, और जो हमारे मराठा थे वो क्या थे, हिंदू एम्पायर को बढ़ाना चाहते थे। ठीक, तो उन्होंने क्या था कि कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी, मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ी, है ना, और कई सारा भाग कब्जा भी लिया। लेकिन जैसे ही पेशवा बाजीराव जो थे उनका जब अंत हो गया, उसके बाद से मराठा एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो गया, ठीक है ना। और आप इसमें फिर हम बात करेंगे, जैसे जो हमारा आर्किटेक्चर है वो है हमारा एक रायगढ़ का फोर्ट और एक प्रतापगढ़ का फोर्ट। ये क्या है, ये हमारे मराठा एम्पायर के जो फोर्ट थे, है ना, वो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से बनाए गए हैं, पूरी एक घाटी के ऊपर बने हुए हैं। इन्हें जीतना कोई बड़ी बात, मतलब आसान बात नहीं होती थी, मुगलों की भी हालत खराब हो जाती थी इन्हें कब्जा करने में, है ना। लेकिन फिर भी इन द एंड, क्योंकि भाई मुगल थोड़े से एडवांस भी थे, और उनके पास बड़ी बड़ी सेनाएं थी, और जो मराठा एम्पायर था वो क्या यकीन रखता था, गोरिल्ला वार में, गोरिल्ला वार इन द सेंस के छोटे छोटे टुकड़ों में हमले करना, है ना। और लेकिन जो मुगल्स थे, औरंगजेब थे, उसके पास बहुत बड़ी सेना थी, तो इसलिए वो हो सकता है कि धीरे धीरे उनका डिक्लाइन शुरू हो गया था। इसके बाद पेशवा बाजीराव के बाद इसका अंत, मतलब धीरे धीरे डिक्लाइन शुरू हो गया था। और फिर ऊपर से आ गई थी हमारी, जो मैंने आपको बताया था कि जहांगीर के समय में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आगमन हो चुका था 1600 में, ठीक है। तो उस टाइम पे आप सोचो, जब औरंगजेब आया था, औरंगजेब तो जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, तो उस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी की इतनी जड़ें मजबूत हो गई थी इंडिया में
कि मराठा एम्पायर को ओवर पावर कर दिया था ब्रिटिश कंपनी ने, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओवर पावर कर दिया था। इसके बाद हाँ, इसके बाद आया था हमारा कॉलोनियल पीरियड, जो कि हम अभी बात कर रहे थे, ब्रिटिश की और जो फ्रेंच आए थे, डच आए थे, है ना, ये लोग आए थे, ये क्या कहे जाते हैं, हमारा कॉलोनियल पीरियड कहा जाता है इंडिया का। ओके, तो कॉलोनियल पीरियड क्या है, जैसे जो हमारे विदेशी इंट्रूडर आए जितने भी, उन्होंने यहाँ पे आके अपनी अपनी कॉलोनीज बनाई, है ना, और यहाँ आके अपना व्यापार शुरू किया। अपना व्यापार शुरू करते करते धीरे धीरे वो इंडिया के पॉलिटिक्स में घुस गए, है ना, उनके साम्राज्य को धीरे धीरे अपने काबू में लेने लगे, उनके सारे डिसीजन मेकिंग सब चीज उन्होंने क्या किया, अपने अपने हाथ में लेने लगे। और इस सब में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन बना, इन सभी फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज जो आए और ब्रिटिशर्स जो आए, उन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन निकला, ब्रिटिशर्स। ठीक, तो ब्रिटिशर्स ने एक तरीके से सभी को बाहर कर दिया, फ्रेंच, पोर्टुगीज और क्या नाम है, डचेस को, सबको बाहर कर दिया धीरे धीरे, और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का राज रहा। ठीक, तो आप ये देख रहे हैं एक विक्टोरिया मेमोरियल और एक गेटवे ऑफ इंडिया, है ना। विक्टोरिया मेमोरियल क्या है कि विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया था कोलकाता में। ओके, कोलकाता में महारानी विक्टोरिया जो थी उनके लिए बनाया गया था, ये उनके मतलब उनके सम्मान में बनाया गया था। ठीक है, तो ये आज भी आप बिल्कुल इसी तरीके से आप इसी शेप में देख सकते हैं, बिल्कुल व्हाइट बना हुआ है ना, ये उनका आर्किटेक्चर था, उन्होंने जो बनवाया था। और एक आप देख रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया को क्या कहा जाता है, इंडिया का प्रवेश द्वार, जैसे आप नाम से पढ़ पा रहे हैं ना, गेटवे ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया का प्रवेश द्वार। यानी कि आप ये समझिए मुंबई जो है, ये गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है, मुंबई में। तो मुंबई को ही क्यों कहा गया इन्होंने, क्या बोलते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में ही क्यों बनाया, सीधी सी बात है कि उन्होंने सबसे जो भी ट्रेड होती थी या फिर कोई भी आप बाहर से मतलब एक सेकेंड, हाँ, तो जो भी क्या कहते हैं, कोई भी बाहर से आता था, है ना, तो वो शिप के द्वारा आता था, बंदरगाह पे आता था, तो वो कहाँ आता था, सीधे मुंबई आता था, है ना, क्योंकि अभी भी आप देखते हो वो मुंबई क्या है, पूरी सिटी किसके एक समुद्र के किनारे पे है पूरी तरीके से, है ना, तो वहां पे आते थे। तो जो ब्रिटिशर्स के राजा थे, जॉर्ज द फिफ्थ, जॉर्ज पंचम, है ना, उनका आगमन हो रहा था इंडिया में। ठीक, तो उनके स्वागत के लिए ये गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, जो आप आज भी खड़ा हुआ देखेंगे। ठीक है ना, लोग आप फोटोज कराने जाते हैं, आप भी जाएंगे कभी, देखिएगा उसे। तो ये क्या था, उनके स्वागत के लिए बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक, तो इसके में सबसे पहले इन्होंने फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी, सूरत में लगाई थी ब्रिटिशर्स ने, कॉलोनी देखते हुए। और इसके बाद पौंडीचेरी में फ्रेंच लोगों ने लगाया था अपना अपना फैक्ट्री, जो भी यहाँ से क्या करते थे, वो बाहर भेजते थे चीजों को, है ना, ट्रांसपोर्ट करते थे और ट्रेड करते थे। शुरुआत तो इन्होंने इसी तरीके से करी थी, लेकिन धीरे धीरे क्या किया, इन्होंने इंडिया के सारे साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। किसने, ब्रिटिशर्स ने। मंशा सबकी एक ही थी कि धीरे धीरे ट्रेड के द्वारा अंदर घुसो इंडिया में और धीरे धीरे इंडिया को कब्जा कर लो, लेकिन इसमें कामयाब सिर्फ और सिर्फ एक हो पाए, कौन, ब्रिटिशर्स। ठीक है ना। फिर इसके बाद आ जाता है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया को तो आप देख ही रहे हैं, जिसमें हम अभी जी रहे हैं, वो क्या है, हमारा मॉडर्न इंडिया है, जो कि हमारा 1947 के बाद से शुरू होता है। ठीक है ना, और जो कि आज का जो पीरियड है हमारा, क्योंकि हमारा इंडियन डेमोक्रेटिक कब बना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कब बना है हमारा इंडिया, 1950 में, 26 जनवरी 1950 को हमारा इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके बाद का जो भी पार्ट है हमारा, वो क्या कहा जाता है, हमारा मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। ठीक, और भले ही हमने 1947 के पार्टीशन के बाद बहुत सारे पार्टीशन देखा हमने, है ना, और उसके बाद बहुत सारी हमारे लिए परेशानियां भी आई थी इंडिया के लिए, लेकिन उन सबको ओवरकम करते हुए क्या किया हमने, आगे बढ़ रहे हैं। आज हम बहुत ज्यादा विकसित भी हो चुके हैं और वर्ल्ड के नंबर 3 पे इकोनॉमी में हमारा वर्ल्ड नंबर 3 है। ठीक, ये सब क्या आ जाता है, हमारा मॉडर्न इंडिया के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल से हम शुरू करेंगे कल्चर ऑफ इंडिया। ओके, मैं अभी आप लोगों के अगर डाउट होते हैं कुछ, तो मैं डाउट देख लेता हूँ। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ।
हाँ जी, किसी का कोई डाउट है तो बताइए प्लीज। नो सर, सर कल असाइनमेंट लो है। जी असाइनमेंट। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। और किसी का कोई डाउट हो? खुशबू कॉलेज में अटेंडेंस। जी जी बोलिए। सर जैसे आगरा कॉलेज में सुबह 8 से 10 ऑफलाइन क्लासेस हैं टीएचएम की। हाँ जी बिल्कुल है। सर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लेना कंपलसरी है? हाँ जी। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, और सर किसी का ये कोई डाउट? सर कंपल्सरी है? ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑनलाइन ठीक है, ऑफलाइन कंपल्सरी है? वैसे मैं हाँ, लेट आता हूँ। क्योंकि नहीं देखो, क्योंकि ऐसा है ना, आपकी अटेंडेंस जो है ना वो 70% काउंट होगी। ओके।